द होल बिजनेस इज कंसर्न, यानी कि जो पूरी बिजनेस एक्टिविटी होती है हमारी पूरी किसके ऊपर बेस्ड होती है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, प्रोड्यूसर से कस्टमर, प्रोड्यूसर से एजेंट या फिर कस्टमर से एजेंट। बताइए एक बिजनेस एक्टिविटी कैसे हमारी रन करेगी या किस पर बेस्ड होती है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक की हमारी लाइन होती है, पूरी एक्टिविटी हमारी इन दोनों के चारों ओर घूमती है। अब बीच में और पर्सन भी आ सकते हैं, जैसे कि होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया या फिर एजेंट आ गया, ठीक है, ये लोग आ गए। लेकिन एक्टिविटी हमारी किससे शुरू हुई? प्रोड्यूसर से, और खत्म कहाँ हुई? कंज्यूमर पर या कस्टमर पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर इन केमिकल बिजनेस, यानी कि केमिकल बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स होने चाहिए? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री, फिश, पिग फार्मिंग या फिर फॉरेस्ट्री। आंसर क्या हो जाएगा? डी, फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, हु propounded द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल किसने दिया था? आपको ये बताना, हिक्स, केन्स, डनलप या नन ऑफ दीज। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दिया था सैमुअल गोम्पर्स ने। क्या है? सैमुअल गोम्पर्स, ठीक है, इन्होंने दिया था ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, किसने दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दी थी विक्टर ब्रूम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब हम मैनेजमेंट का एक्सटेंशन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? एवरी पर्सन की अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ईच सबऑर्डिनेट मस्ट हैव ओनली ऑफिसर, केवल एक ऑफिसर मिलेगा उसे, या फिर एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को। बताइए क्या लगता है आंसर? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जो हम अपने मैनेजमेंट का एक्सटेंशन कर देते हैं, यानी कि हमने उनको डिपार्टमेंट वाइज बना दिया है, ठीक है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सब चीज़ हमने अलग अलग बना दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर मैनेजर के अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर्स होंगे सबॉर्डिनेट के, और वो सिर्फ उन्हीं को एक मैनेज करेगा, उन्हीं को कंट्रोल करके रखेगा, उन्हीं को गाइड करेगा, ठीक है। उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो उन्हीं के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक स्पेशल स्कीम को हम क्या बोलेंगे जो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई जाती है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिटायरिंग पार्टनर इज द थर्ड लाइबिलिटी। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो थर्ड लाइबिलिटी है, कब तक? थर्ड पार्टी के लिए वो कब तक लायबल होगा? अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता है अपना रिटायरमेंट का,
या फिर वो अपने ड्यूज पे नहीं करता, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। बताइए। एक रिटायरिंग पार्टनर थर्ड लायबिलिटी थर्ड पर्सन के लिए कब तक रहेगा? देखिए, रिटायरिंग पार्टनर कोई भी पर्सन अगर रिटायर होता है किसी भी फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसको सबसे पहले एक नोटिस देना होता है कि मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी फॉर्म के अंदर लॉस होता है या किसी भी तरह की लाइबिलिटी बनती है तो वो उसके लिए लायबल ना हो, क्योंकि बाहर की पब्लिक को नहीं पता वो लायबल है या नहीं। वो लोग उनके ऊपर उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं कि हमने आपके नाम से इन्वेस्ट किया था, या फिर हमें नहीं पता आप भी इसके पार्टनर थे या नहीं, आपको एक नोटिस देना चाहिए था। इसलिए ये लायबिलिटी होती है। वो या तो अपने सारे ड्यूज पे कर दे और साथ ही साथ वो एक नोटिस भी वहाँ पर सेंड कर दे, या हम कह सकते हैं नोटिस निकाल दे कि हाँ वो अब यहाँ से रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ए दोनों ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज सफिशिएंट, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का केवल नोटिस जरूर सफिशिएंट है। किस कंडीशन में? अगर लिमिटेड टाइम की पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप यहाँ पर लिमिटेड टाइम की नहीं है, इलेक्टिव पार्टनरशिप है, यानी कि एट विल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्टिव का मतलब होता है एट विल, यानी कि उसकी इच्छा पर है। ऑन कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनकी जो पार्टनरशिप है उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। बताइए कौन सी कंडीशन में केवल एक नोटिस देकर डिसोल्यूशन हम फर्म का कर सकते हैं या सफिशिएंट है? ठीक है, देखिए, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ एक नोटिस आपके लिए सफिशिएंट है तो वो पार्टनरशिप हमारी कहलाती है पार्टनरशिप एट विल या पार्टनरशिप एट इलेक्टिव। इसका मतलब होता है कि अगर अपनी एक विल पर उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो वहाँ पर एक नोटिस देकर भी उस फॉर्म को डिसोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो किस तरह का ग्रुप है? पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, कलेक्टिव कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? बताइए। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पब्लिक कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये पूछा गया है जो इंडियन रेलवे है वो किस ग्रुप से आता है? पब्लिक कंपनी से, कलेक्टिव कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आता है। इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए आपने देखा होगा रेलवे बजट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा बजट होता है यूनियन बजट, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। रेलवे का बजट एक अलग से बनता है क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने पर्सन होने चाहिए? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिट, यानी कि एक कंपनी ऑडिट की सिविल लाइबिलिटी क्या है? उसकी नेग्लिजेंस के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए, विलफुल मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें सिविल लायबिलिटी की तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसकी अदर लायबिलिटी में कंसिडर की जाएंगी। सिविल लायबिलिटी का पार्ट होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और इतना रिस्की काम है, इतना कॉन्फिडेंशियल वाला काम है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ पर लापरवाही की कोई जगह नहीं बनती और फिर भी उन्होंने लापरवाही की तो ये और एक सिविल लायबिलिटी बनती है। बाकी तो सब उसकी स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लायबिलिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑडिट डन इन मॉडर्न कॉरपोरेशन। मॉडर्न कॉरपोरेशन में ऑडिट किस तरह की डन की जाती है, यानी कि क्या पर्पस है। सिर्फ बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। बताइए, यहाँ पे मॉडर्न कॉरपोरेशन की बात की जा रही है। देखिए, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरा करना ऑडिट का पर्पस नहीं है। ऑडिट का अब पर्पस हो गया है जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए, और सेटिस्फाई तभी कर पाएगी जब वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो करेगी, अपनी ऑडिट बिल्कुल अप टू डेट रखेगी, सही तरह से ऑडिट करेगी। ठीक है, तो मॉडर्न कॉरपोरेशन का मेन काम होता है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, जिससे कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है। कोई भी ऑडिट की जाए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए, ऑडिट की जाए अंडर प्रोविजंस, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। किसको हम बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑडिट है। देखिए, गवर्नमेंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जहाँ पर जो ऑडिटर है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑन 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, अब है हु साइन द इंडियन करेंसी ऑफ ₹1, यानी कि जो इंडियन करेंसी 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके साइन होते हैं। देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, बाकी जो अदर रिमेनिंग करेंसी है हमारी उस पे गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, सेंट्रल के गवर्नर के, सेंट्रल बैंक के। ठीक है, अब है कि रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया। देखिए, सिंपल है, 1935 में तो स्टैब्लिश हुई, तो ये कट गया, ये कट गया। नेशनलाइजेशन इसके बाद ही हुआ होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑन 1 जनवरी 1949। ठीक है, अब आपको बताना है एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए लॉस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे श्योरिटी, क्योंकि उसने श्योरिटी लिया है तो वो जितना भी कॉम्पनसेट होगा लॉस का तो उसको तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड बाय डिपॉजिटरी इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति जिसको निक्षेपी द्वारा माल की सुपुर्दगी की जाती है वह क्या कहलाता है। डिपॉजिटरी, श्योरिटी, बायर, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा श्योरिटी, इसको भी हम श्योरिटी ही बोलेंगे।